सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, के रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएंगे मित्रा। जी हाँ किसान भाई बहनों, जीवन में समस्याएं हैं तो उनके समाधान भी हैं। इसीलिए हमारे देश के कृषि वैज्ञानिक कृषि से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए नई नई तकनीकें ईजाद करते रहते हैं और ये तमाम जानकारियां इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप लोगों तक लगातार पहुंचाते रहते हैं। तो कृषि के क्षेत्र में क्या कुछ नया हो रहा है, ये जानने के लिए सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। इफ्को के फूलपुर प्लांट को मिली अतिरिक्त यूरिया उत्पादन की अनुमति। रबी फसलों का बुआई रकबा 586 लाख हेक्टेयर के पार। और उत्तर प्रदेश में अभी तक हुई 3,157 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता निर्वाण और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में बढ़ते यूरिया संकट को देखते हुए इफ्को के फूलपुर प्लांट को 2 लाख टन अतिरिक्त यूरिया उत्पादन की अनुमति दे दी है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते यूरिया संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने इफ्को के फूलपुर प्लांट को 2 लाख टन अतिरिक्त यूरिया उत्पादन की अनुमति दे दी है। उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार आवंटित मात्रा से अधिक उर्वरकों के उत्पादन पर प्रतिबंध के कारण उत्तर प्रदेश में पिछले 4 महीनों से यूरिया खाद का भारी संकट है। इस स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार ने पत्र लिखकर यूरिया उत्पादन बढ़ाने की अनुमति मांगी थी। उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय ने इस अनुरोध को स्वीकार कर 2 लाख टन अतिरिक्त यूरिया उत्पादन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान कर दी है कि इस पर दिया जाने वाला अनुदान राज्य सरकार देगी। अतिरिक्त यूरिया उत्पादन के लिए राज्य सरकार को 66 करोड़ रुपए की अनुदान राशि का भुगतान करना होगा। अतिरिक्त यूरिया उत्पादन से उत्तर प्रदेश में खाद्य संकट को दूर किया जा सकेगा। कृषि मंत्रालय के अनुसार रबी फसलों का बुआई रकबा जनवरी तक 586 लाख हेक्टेयर के पार चला गया है। कृषि मंत्रालय के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा रबी फसलों पर जारी आंकड़ों के अनुसार रबी फसलों का बुआई रकबा जनवरी तक 586 लाख हेक्टेयर के पार चला गया है। आंकड़ों के अनुसार 23 जनवरी तक रबी फसलों का बुआई रकबा बढ़कर 586.05 लाख हेक्टेयर के स्तर तक पहुंच गया, जबकि पिछले साल समान अवधि में बुआई रकबा 624.82 लाख हेक्टेयर था। गेहूं का रकबा इस साल 305.06 लाख हेक्टेयर आंका गया है, जबकि पिछले साल 313.59 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुआई हुई थी। दालों का बुआई रकबा अब तक 133.55 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 150 लाख हेक्टेयर था। मोटे अनाजों की बुआई अब तक 56.43 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि पिछले साल यह समान अवधि में 59.61 लाख हेक्टेयर था। तिलहन की बुआई अब तक 78.47 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि पिछले साल समान अवधि में यह आंकड़ा 86.92 लाख हेक्टेयर था। उत्तर प्रदेश में चालू पेराई सीजन में अभी तक 3,157 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई हो चुकी है। इससे 291 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ है। उत्तर प्रदेश में चालू पेराई सीजन में अभी तक 3,157 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई पूरी हो चुकी है। इस बारे में प्रदेश के प्रमुख सचिव गन्ना एवं चीनी उद्योग राहुल भटनागर ने बताया कि इस सत्र में गन्ने की रिकॉर्ड पेराई हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले सत्र में समान अवधि में 2,548 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई हुई थी। श्री भटनागर ने कहा कि अब तक हुई पेराई से 291 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ है, जबकि पिछले वर्ष इस अवधि तक 210 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ था। उन्होंने कहा कि चालू पेराई सत्र में 5,471 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य की कुल देयता के सापेक्ष 3,528 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जो कुल देयता का 64.5% है। श्री भटनागर ने कहा कि पेराई सत्र 2013-14 का 95.85% गन्ना मूल्य का भुगतान हो गया है। केवल 805 करोड़ रुपए का भुगतान होना है। मौसम में सर्दी निरंतर बनी हुई है। ऐसे में फसलों की समुचित देखभाल करना जरूरी है।
तो आइए लेते हैं मौसम की जानकारी और मौसम के अनुसार किसानों के लिए कृषि सलाह। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल, उत्तरी बिहार, असम, मेघालय, त्रिपुरा के इलाकों में सघन कोहरा पड़ने की उम्मीद है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ठंडी हवाएं चलने की संभावना है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे आलू एवं टमाटर में पछेता झुलसा रोग की निगरानी करते रहें। यदि प्रारंभिक लक्षण दिखाई पड़े तो रीडोमिल या कैप्टॉन का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर छिड़काव आसमान साफ होने पर करें। और अब कमोडिटी और बाजार से जुड़ी कुछ जानकारी। वायदा बाजार में मकई, ज्वार, गेहूं सहित अन्य मोटे अनाजों के वायदा और हाजिर भावों में सुस्ती का रुख जारी है। इसी तरह मिलों में मांग कमजोर पड़ने से मूंग, तुअर और उड़द के दामों में कमी बनी रह सकती है। घरेलू बाजार में अमरूद और अंगूर की आपूर्ति में तेजी आने से इसके दामों में कमी आ रही है। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों बहनों, कृषि विज्ञान मेलों से आप बहुत अधिक लाभ ले सकते हैं। इन मेलों में आप लोग जानकारी ले सकते हैं कि कृषि से संबंधित जो नई नई तकनीकें विकसित हुई हैं उनका इस्तेमाल करके आप लोग अपनी आमदनी को कैसे बढ़ाएं और साथ साथ ये भी जान सकते हैं कि लागत में कमी कैसे की जाए। या यूं कहिए कि इन मेलों से आपको अपनी सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है और ये भी जानकारी मिल सकती है कि भारत सरकार की कौन कौन सी नई योजनाएं हैं। तो आइए आगामी कृषि मेले के बारे में जानने के लिए देखते हैं ये कार्यक्रम। सर, जैसा कि विदित है कि कृषि विज्ञान मेला 2015 हमारा मार्च में होने जा रहा है। मैं इसमें माननीय निदेशक महोदय प्रसार भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से पूछना चाहूँगा कि इस मेले की क्या महत्व है किसानों के लिए। देखिए, जो भी संस्थान, पूसा संस्थान या अन्य संस्थान तकनीकी विकसित करते हैं, प्रौद्योगिकियाँ निकालते हैं, वो किसानों के लिए होती हैं। और जिस तरह से ज्ञान में वर्धन हो रहा है, नई नई किस्में निकल रही हैं, नई नई विधियाँ निकल रही हैं, नई नई चीज़ों की खोज हो रही है कृषि में, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो किसान भाइयों तक पहुँचे, तभी उसका लाभ है। जैसा कि आपको विदित होगा, पिछले बहुत सारे वर्षों से 1972 से पूसा संस्थान लगातार कृषि विज्ञान मेले का आयोजन करता आ रहा है और पिछले मेलों का हमें जो अनुभव है उसमें करीब 1 लाख के लगभग किसान विभिन्न राज्यों से यहाँ पर आते हैं। इस साल जो पूसा विज्ञान मेला लग रहा है, पूसा कृषि विज्ञान मेला, उसकी तिथि जो निर्धारित की गई है वो 10 से 12 मार्च 2015 है। इस समय जो इसका विषय रखा हुआ है, समग्र विकास के लिए पूसा संस्थान की प्रौद्योगिकियाँ रखा गया है। इसका मतलब है कि किसान का केवल उत्पादन ही नहीं, उसकी हर तरह से विकास, बड़े किसान का नहीं, मझोले किसान का भी, छोटे किसान का भी, यहाँ तक कि जिन किसानों के पास में ज़मीन नहीं है वो भी किस तरह से कृषि से आधारित जो तकनीकी विकसित की गई हैं उनका लाभ उठा के अब अपनी जीविका का पालन कर सकते हैं। किस तरह से छोटा किसान जो कम ज़मीन वाला है, ऐसा भी किसान जहाँ पर वर्षा आधारित खेती होती है,
ऐसा किसान जो बहुत पहाड़ी क्षेत्रों को बिलोंग करता है, यानी हर तरह के किसानों के लिए किस तरह से हमारी तकनीकी विकास में, उनके विकास में, समग्र विकास में वो हो सकती हैं, शामिल हो सकती हैं, जिम्मेदारी उठा सकती हैं, ये एक ऐसा विषय रखा गया है। कृषि विज्ञान मेला 2015 होने जा रहा है सर मार्च में। इस मेले के क्या मुख्य आकर्षण और क्या खासियतें हैं सर? इसमें जो हमारी पूसा संस्थान की जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जितना हमारा डेमोन्स्ट्रेशन का क्षेत्र है, प्रक्षेत्र है पूरी संस्थान में, तो सारी जो रबी की जितनी फसलें हैं उनका जीवंत प्रदर्शन किया जाएगा। और कुछ फसलें को तो मेले के सामने ही लगाया जाएगा, जिसमें वेजिटेबल साइंस की हैं, साकी फसलें हैं, और आपकी औद्यानिक फसलें हैं, और फल फूल से संबंधित हैं। और बाकी जो फसलें हैं उनका जो पूसा प्रक्षेत्र है उसमें डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा। और उसके लिए हमने व्यवस्था की है कि मेला क्षेत्र से हमारे वैज्ञानिक, हमारे तकनीकी अधिकारी और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मेला क्षेत्र से उनको पूरे क्षेत्र का जो डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट है उसका भ्रमण कराएंगे। एक जो आकर्षण का केंद्र है जो हमेशा रहता है संस्थान के मेले में, कि इसमें करीब 260 से लेके 300 तक स्टॉल लगते हैं। और स्टॉल में करीब जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो संस्थान हैं वो भाग लेते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो भाग लेते हैं, और पिछले कुछ सालों से जो अंतर्राष्ट्रीय कृषि से संबंधित अनुसंधान संस्थाएं हैं वो इसमें भाग लेती हैं। और एक बड़ा आकर्षण होता है कि मशीनरी से लेके जो इनपुट एजेंसीज़ हैं प्राइवेट और जो पब्लिक सेक्टर की हैं वो इसमें भाग लेती हैं। और एक बड़ा आकर्षण का केंद्र रहता है जो हमारे इनोवेटिव फार्मर्स हैं, नवोन्मेषी जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, जिन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप की है, अपने उत्पाद बनाने शुरू किए हैं, यहाँ तक कि अपनी किस्में भी उन्होंने डेवलप की हैं। ऐसे किसानों को हम आमंत्रित करते हैं और करीब 40 से 50 ऐसे किसान अपने स्टॉल लगाते हैं जिसमें वो अपनी तकनीकी और अपने जो प्रोडक्ट हैं उनका डिस्प्ले करते हैं। एक अच्छी बात इसमें ये और होती है कि पिछले कई सालों से, 5-6 सालों से हमने देश के चुने हुए किसानों को आमंत्रित करते हैं, उनके अनुभव हम किसानों के बीच में बांटते हैं और हम उनको उस समय सम्मानित भी करते हैं। इसके लिए हमने जो विभिन्न प्रदेश हैं उनके डायरेक्टर एग्रीकल्चर को, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर को और कृषि विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं उनको एक चिट्ठी लिखी है कि अपने प्रांत से कम 2 किसानों का हमारे पास में बायोडेटा भेजें कि किस क्षेत्र में उन्होंने क्या उपलब्धि की है, वो हमारे पास में भेजें। तो हम उन किसानों को यहाँ से चिट्ठी भेजेंगे, उनको आमंत्रित करेंगे और उनके आने जाने का खर्चा, उनके रहने का खर्चा संस्थान वहन करेगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि पिछले जो वर्षों में हमने जिन सम्मानित किया जिन किसानों को, उनके अनुभव हमने उनसे मांगे हैं, हमारे पास में उपलब्ध हैं, और उसको हम एक किताब किसान मेले में रिलीज़ कराना चाहते हैं। उसका नाम रखा है चैंपियन फार्मर्स, यानी कि जो उच्च श्रेणी के जो इनोवेटिव फार्मर हैं उनके अनुभव उसमें प्रतिलिप्त किए गए हैं, उसमें छापे गए हैं, और उसको जो है हम उपलब्ध कराएंगे। एक बड़ी और बात होती है कि किसानों को जो लिटरेचर है, कृषि से संबंधित साहित्य है, वो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको उपलब्ध कराते हैं। यहाँ तक कि मिट्टी और जो पानी की जांच है वहाँ पर हमारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट किसान भाइयों को हम उपलब्ध कराते हैं। शाम के समय में किसान भाइयों के मनोरंजन के लिए दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो द्वारा कवि सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हर साल करते हैं। और मेरी इस बार भी बात हुई है कि जो किसान भाई यहाँ शाम को रुकेंगे, रात को वहाँ मेले प्रांगण में होंगे, उनके लिए जो है ये सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बहुत अच्छी बातें माननीय निदेशक महोदय ने बताई हम लोगों को। उसके अलावा मैं निदेशक महोदय से पूछना चाहूँगा कि हम लोगों के अब भी दूर दराज दूरस्थ इलाकों में जो हमारे किसान हैं जिनको इस मेले की जानकारी होनी चाहिए और वो भी आने चाहिए, अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि वो इस जानकारियों से महरूम रह जाते हैं। तो इसके लिए क्या हम लोग कदम ले सकते हैं कि उन तक भी ये जानकारी पहुँचे और वो लोग भी हम तक आएँ और मेले का लाभ ले सकें? इसके लिए हमने बहुत प्रयास किए हैं।
प्रयास इस तरह से किए हैं कि हमने सारे प्रदेशों के जो डायरेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज़, आत्मा के जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स, उनको, आईसीआर के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनके डायरेक्टर्स को, और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके वाइस चांसलर को, और यहाँ तक कि जो दिल्ली और आसपास के जो स्कूल्स और कॉलेजेज हैं उनके प्रिंसिपल्स को हमने व्यक्तिगत निमंत्रण भेजा है। और आत्मा एक ऐसी संस्था है जिसके ज़रिए बहुत सारे किसान आए हैं। हमने उनसे भी अनुरोध किया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इस मेले में लाने के लिए प्रोत्साहित करें। और जहाँ तक हमारा प्रोग्राम चल रहा है किसानों के बीच में, एनसीआर में और अन्य क्षेत्रों में, वहाँ हमने हमारे जो प्रसार कार्यकर्ता हैं उनके ज़रिए ये सूचना वहाँ पर पहुँचवाई है। हमने इसके लिए बहुत बड़े बड़े कुछ पोस्टर तैयार किए हैं। मैं आपको आज बता दूं कि आज ही उनको हमने, जो एक हमारा पोस्ट ऑफिस के साथ में लिंकेज प्रोग्राम चल रहा है, तो जो उन पोस्ट ऑफिसेज में भी हमने अपने जो ये पोस्टर्स हैं वहाँ भेजे हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एक ऐसी जगह है जहाँ पर किसान भाई आते हैं। जो मंडियाँ हैं, जैसे दिल्ली में आज़ादपुर मंडी है, वहाँ पे हम अपने बैनर लगवा रहे हैं, वहाँ पे हम अपने पोस्टर लगवा रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद यही है इन सारे प्रयासों का कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान, सारे देश से किसान इस मेले में आएँ, क्योंकि ये कि ऐसा संगम है जिसमें पब्लिक भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईसीआर के इंस्टीट्यूट हैं, किसानों के अपने शोध हैं, वो सारे के सारे 3 दिन एक ही छत के नीचे दिखाए जाएंगे। इससे अच्छी जगह किसान भाइयों को ज्ञान के लिए, जानकारी के लिए कोई और नहीं हो सकती। इसलिए मेरा ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों से, और जो संस्थाएं किसानों को यहाँ तक पहुँचाती हैं, लाती हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को, उद्यमियों को यहाँ पर भेजें, जिससे कि वो संस्थान द्वारा तकनीकी जो विकसित की गई है उसका, और संस्थान जो राष्ट्रीय संस्थान हैं, खेतीबाड़ी में काम कर रहे हैं, उन सब की तकनीकी यहाँ पर उपलब्ध होगी। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकें और लाभ उठा सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि सारे संस्थान, सारे महकमे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को मेले के लिए भेजें। किसानों को हम ठहरने की क्या व्यवस्था कर सकते हैं या करते आए हैं, और बेहतर कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए पूसा संस्थान ने हर मेले के दौरान, इस बार भी हमने जो आसपास की जितनी धर्मशालाएं हैं, गेस्ट हाउसेज हैं, किसान घर हैं, सबको बुक कर दिया है। और किसान भाई जो दूर दराज से आएंगे और जो यहाँ ठहरेंगे, उनकी निःशुल्क रहने की व्यवस्था होगी। उनको कोई दिक्कत रहने की नहीं, ठहरने में नहीं होने वाली है। इसलिए किसान भाई अपने मन में ये शंका न रखें कि दिल्ली में कहाँ रुकेंगे, वो व्यवस्था पूसा संस्थान उनके लिए करेगा। हमारे किसानों को हमारे संस्थान से और हमारे संस्थान के वैज्ञानिकों से यानी बहुत कुछ मिलता है मेले में या इस तरह की संगोष्ठियों से। क्या आप ये भी बताने की कष्ट करेंगे कि क्या हमारे वैज्ञानिकों को भी उन किसानों से कुछ मिलता है ऐसे जलसों के दौरान? ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी, क्योंकि जो शोध की दिशा क्या होनी चाहिए, ये वैज्ञानिक अपने आप तय नहीं कर पाते और ना करनी चाहिए। क्या शोध होनी चाहिए, किसान की क्या प्रॉब्लम है, उसके खेत की क्या प्रॉब्लम है, यहाँ तक कि जो योजनाएं चल रही हैं या सरकार के जो विभिन्न प्रोग्राम चल रहे हैं, उनमें उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये हम सब लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। और मेले के दौरान वैज्ञानिक ही नहीं, नीति निर्धारक भी यहाँ होते हैं। हमारे मंत्री, जो कृषि मंत्री हैं, उनके द्वारा इसका जो उद्घाटन किए जाना है, वो सब वहाँ पर उपस्थित होंगे। तो जब किसान भाई या किसानों का समूह अपनी प्रॉब्लम्स या अपने जो प्रायोरिटीज़ हैं वो सब सामने रखता है, तो वो सब के बीच में ये चीज़ आती है। वैज्ञानिक उससे ये ले सकता है कि हमारी जो रिसर्च की या शोध की क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्या दिशा होनी चाहिए, ये किसान के फीडबैक पर निर्भर करती है। जो वो सुझाव किसान देते हैं कि किसानी को कैसे बेहतर बनाया जाए, तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो नीति निर्धारक हैं, उनकी जो वो भावनाएं किसानों की उन तक भी पहुंचती है। तो जो भावी जो नीति बननी है, भावी जो दिशा तय होनी है किसानों के भलाई के लिए, वो सारी बातें वहां तक पहुंचती हैं। तो ये एक वन वे नहीं है, ये टू वे है। टू वे मतलब हम अपना ज्ञान उन्हें देते हैं और उनकी भावनाओं को हम जानते हैं कि उनकी जो है शोध संस्थानों से क्या अपेक्षाएं हैं, तो वो हमें मदद करती हैं कि आगे आने वाले समय में हम किस तरह की शोध करें, जिससे जो किसान भाइयों की परेशानी है उनको हम सॉल्व कर सकें, उनकी समस्याओं का हम समाधान कर सकें।
उत्पादन बढ़ाने की चर्चाएं आम इन जलसों का एक आम विषय रहा है पिछले दशकों में। क्या कुछ ऐसी भी बातें हम लोग अब करने लगे हैं या करेंगे कि कैसे किसान को एक उद्यमी की तरह सोच विकसित करे, एक व्यावसायिक खेती का व्यावसायीकरण यानी उत्पादन की बजाय कुछ आमद बढ़े, इस तरह की चर्चाओं पे इस मेले में कुछ विशेष आकर्षण? हाँ, आपने बहुत सही कहा। इसमें जो तकनीकी सत्र होंगे, कुछ तो सत्र ऐसे होंगे जिसमें किसान भाई अपनी समस्याएं रखेंगे खेतीबाड़ी से संबंधित और वैज्ञानिक उसका समाधान करेंगे, और इसके लिए एक अलग से पंडाल भी हमने बनाया है, कृषि परामर्श सेवाएं करके वो ले सकते हैं। जो तकनीकी सत्र होंगे उसमें जो वैज्ञानिक बोलेंगे उसमें एक अहम मुद्दा ये भी होगा कि उत्पादन तो ठीक है, लेकिन किसान की आमदनी कैसे बढ़े। भंडार तो भरें, लेकिन किसान की जेब कैसे बढ़े, यानी कि उसके अपने माल का वाजिब दाम कैसे मिले, उसमें कैसे वो व्यवसायीकरण करे, कैसे उसमें वैल्यू एडिशन करे, कौन सी फसलें उगाए, कब बेचे, कहाँ बेचे और कैसे बेचे। इन सारी बातों पर इस मेले में चर्चा होगी, जिससे किसान को, हम चाहते हैं कि किसान उत्पादक ही ना बना रहे, किसान जो है उद्यमी बने, क्योंकि किसान के ही माल से बाकी जो लोग हैं वो पैसा कमाते हैं, लेकिन किसान को अपने माल का वाजिब दाम नहीं मिलता है। तो उसमें जो उद्यमशीलता लाना बहुत ज़रूरी है कि उसको वो बेचे कैसे, कब बेचे, कहाँ पे बेचे, जिससे उसको जो है अधिक लाभ हो। ये एक मुख्य चर्चा का विषय होगा। कृषि विज्ञान मेला 2015 के होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा का विस्तार से हमें परिचय कराया, अवगत कराया। इसके लिए मैं माननीय संयुक्त निदेशक प्रसार महोदय का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम, वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो किसान भाइयों, आप लोगों ने हमारा पता जरूर नोट कर लिया होगा। हमारे इस पते पर अपनी जिज्ञासाओं और सुझावों के पत्र हमें जरूर लिखते रहिए, ताकि उन्हें हम अपने इस कार्यक्रम में शामिल करते रहें। अब समय हो गया है आप लोगों से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले मैं कल प्रसारित होने वाले कृषि दर्शन के कुछ कार्यक्रमों की जानकारी भी दे देता हूं। खबरें खेती की, मंडी के ताजा भाव और मौसम की जानकारी तो हम आप लोगों को देंगे ही। इसके अलावा जो हमारा मुख्य कार्यक्रम होगा वो होगा पशुधन से संबंधित, इसलिए आप उसे देखना ना भूलें। तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।